रे बालको नमस्कार। सब राजी खुशी ठीक हैं? कैसे हैं सभी को नमस्कार। बढ़िया हैं? चलिए बढ़िया रहने चाहिए बस। आनंद जी, पिंकी जी, विष्णु जी। अरे बाबा का चेला, क्या बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। दादा चंदन जी, पवन, वांटेड भाई, मुकेश, सना जी, टिंकू, आयशा, राजन, अभय, अभिषेक गौतम जी, राहुल शर्मा जी, कुंदन, टिंकू, रंजन बिहारी, दीक्षा, लॉरेंस, अशरार। चलिए सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भैया। आते रहिए, नाम बहुत तेजी से भागने लग गए। अब देखना मुश्किल सा हो जाता है। ठीक है। वेद भाई, लेफ्टिनेंट साहेब, प्रीति जी, कुंदन। चलिए, तो सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चे, कहां हम पहुंच चुके हैं? मोहम्मद गौरी का अंत करा चुके हैं। मोहम्मद गौरी का अंत करा चुके हैं। आपको याद होगा कि जो मोहम्मद गौरी हुआ करते थे, आज हमें दिल्ली सल्तनत की केवल शुरुआत करानी है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करानी है, और जो कुछ आपको कराया है अभी तक, उसका मेरे बच्चे एक शॉर्ट रिवीजन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना? एक शॉर्ट रिवीजन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मोहम्मद गौरी का हमने अंत करा दिया था साथियों। मोहम्मद गौरी का अंत करा दिया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी थी। मोहम्मद गौरी डाइड हो चुके थे। ठीक है ना? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु कब हुई थी मेरे बच्चे? आपको पता है कि 1206 में मेरे बच्चे इसकी मृत्यु हो गई। 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। यहां तक की बातें हो चुकी हैं हमारी। ठीक है। मणिकांत जी, अरे आपका नाम तो मेरे बच्चे जुबा जुबा पर होता है। ठीक। ओके। राहुल जी कह रहे हैं सर आप आज लाइव नहीं आए हैं। क्या बात है, शानदार। हमारा भूत आया है, भूत। ठीक। एप्लीकेशन में मॉडिफाई हुआ है क्या? इसमें बैक करने का ऑप्शन शो हो रहा है। हो सकता है, हो सकता है बाबू। बदलाव तो आते रहेंगे, बदलाव का नाम ही जीवन है। ठीक है। तो चलिए, अब बहुत हो गई बातें। मोहम्मद गौरी से बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, दिल्ली पर कब्जा किया था, तराइन का सेकंड बैटल आपको याद होगा। तराइन का वो द्वितीय युद्ध याद होगा, जिसमें इसने चीटिंग से हराया था पृथ्वीराज चौहान को, यानी पृथ्वीराज थर्ड को। ठीक है। तो दिल्ली उसके कंट्रोल में आ गई थी, और दिल्ली का गवर्नर इसने बनाया था ऐबक साहिब को। दिल्ली का गवर्नर किसको बनाया था? ऐबक को बनाया था। दिल्ली का गवर्नर किसको बनाया था? ऐबक को। नमस्कार सभी को, नमस्कार। ठीक है। ओके। चलिए, तो मैंने कहा दिल्ली का गवर्नर बना दिए थे ऐबक को, और इसने एक काम किया था दिल्ली में। एक सिक्का चलाया था मेरे बच्चे। आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली में इसने कौन सा कॉइन चलाया था। जब दिल्ली पर इसने अधिकार किया था, तो दिल्ली में एक कॉइन इंट्रोड्यूस किया था। इसको आप याद रखिएगा, डबल स्टार लगा के लिखेंगे। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस दहली वाल कॉइन। क्या नाम था इसका? दहली वाल कॉइन। दहली वाल कॉइन। दहली वाल, दहली वाल कॉइन इन दिल्ली। दहली वाल कॉइन इन दिल्ली, इन दिल्ली। ठीक है ना? मोहम्मद गौरी ने कौन सा सिक्का चलाया था भैया दिल्ली में? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर जब ऑक्युपाई किया, दिल्ली को कंट्रोल में लिया, तो बच्चे कौन सा सिक्का चलाया, कौन सा कॉइन चलाया? दहली वाल, दहली वाल नामक सिक्का, दहली वाल नामक सिक्का चलाया था। दहली वाल नामक सिक्का चलाया था, याद रखिएगा। दहली वाल नामक सिक्का चलाया था। कभी आपसे पूछे तो बता दीजिएगा।
दहलीवाल नामक सिक्का चलाया था। ठीक है मेरे भाई, दहलीवाल नामक सिक्का चलाया था। ठीक जी सर, दहलीवाल नामक सिक्का चलाया था। अब मेरे बच्चे, ये जो दहलीवाल कॉइन चला था, दहलीवाल कॉइन था किस तरह का? तो कॉइन जैसा था, मान लीजिए ये कॉइन मैंने आपके सामने बनाया, ये कॉइन मैंने आपके सामने बनाया, ये कॉइन आपके सामने बनाया। ठीक है, इसके दो साइड होती हैं किसी भी सिक्के की, आपको पता है सिक्के की कितनी साइड होती हैं? दो साइड होती हैं। जी सर, सिक्के की कितनी साइड होती हैं? दो साइड होती हैं। एक पर होता है हेड, एक पर होता है टेल्स। एक साइड हेड, एक साइड टेल्स। तो मेरे बच्चे ये जो सिक्का था, इसके एक साइड में, ये इसकी वन साइड है, वन साइड, और ये इसकी सेकंड साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है सिक्के की। इस सिक्के में मेरे बच्चे, इसने एक तरफ, मां लक्ष्मी का नाम सुना होगा आपने, सबको प्यारी होती है मेरे बच्चे, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है महानुभाव जिसको मां लक्ष्मी से प्यार नहीं है। तो एक तरफ थी मां लक्ष्मी की आकृति, इस साइड में क्या थी? मां लक्ष्मी की आकृति, माता लक्ष्मी की आकृति। ठीक है ना, क्योंकि लक्ष्मी को धन की देवी बताया जाता है, तो मां लक्ष्मी की आकृति इसने एक तरफ बनवाई थी। माता लक्ष्मी की आकृति एक तरफ बनी थी इस सिक्के पर, और दूसरी तरफ क्या था बच्चे? दूसरी तरफ लिखा हुआ था एक शब्द। क्या शब्द लिखा हुआ था? तो मोहम्मद बिन साम। दूसरी तरफ क्या था? मोहम्मद बिन साम। और मोहम्मद बिन साम आपको पता है किसका नाम था? सर जी ये तो गौरी का नाम था। किसका नाम था? गौरी का नाम था। ठीक है, मोहम्मद बिन साम लिखा था। एक साइड लक्ष्मी जी की आकृति, दूसरी साइड क्या लिखा था बाबू? दूसरी साइड क्या लिखा था? मोहम्मद बिन साम लिखा था। दूसरी साइड क्या लिखा था? मोहम्मद बिन साम। ठीक है, ओके सर। मोहम्मद गौरी का खोकर जाटों से आक्रमण बाकी है सर, आपने बस बता दिया था कि मोहम्मद गौरी मारा गया। जय दीक्षित, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था, मुझे इतना याद है। और भी बच्चे हाँ करेंगे। 1205 मैंने बोला था कि लास्ट अटैक हुआ, 1205 लास्ट अटैक हुआ गौरी का। किसके विरुद्ध हुआ? किसके विरुद्ध हुआ? तो मैंने कहा खोकर जाटों के विरुद्ध, खोखर जाटों के विरुद्ध। और मेरे बच्चे फिर कहा था कि एक साल बाद ये यहां पर घायल हुआ, और एक साल बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक साल बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, एक कह रहा गूगल बाबा कहां भाग गया? तेरी भी सुन लूं भैया, तेरी भी सुन लूं। गूगल कहाँ है? ये गूगल किधर गया? सर गूगल करके दिखा दीजिए। वाह, यहाँ पे अब पिक्चर चला दूं पूरी की पूरी अक्षय कुमार की है। चलिए, तो ये है दहलीवाल कॉइन की बात। लेकिन मेरे बच्चे गौरी तो चले गए, गौरी की तो मृत्यु हो चुकी है। गौरी की मृत्यु हो गई, तो अब इसकी सत्ता का क्या होगा? अब इसकी सत्ता का क्या होगा? आप कहोगे सर गौरी का बेटा होगा, गौरी का बेटा, गौरी का बेटा होगा, उसको दे दीजिए। तो मेरे बच्चे गौरी का कोई बेटा नहीं है। समस्या ये है, समस्या सारी इतनी सी है, गौरी की कोई बेटा नहीं है, गौरी का कोई पुत्र नहीं है। गौरी का क्या नहीं है? गौरी के कोई पुत्र नहीं है। और गौरी के पुत्र नहीं है मेरे बच्चे, इसके पुत्र ना होने की वजह से इसका साम्राज्य इसके गुलामों के पास चला जाएगा। और गौरी के गुलामों की हमें बात करनी है। मेन स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी, मेन स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी, मेन स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी, मेन स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी। ठीक है, मेन स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम देखिए आप, मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम, मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम, मोहम्मद गौरी के प्रमुख गुलाम की अगर बात करें तो भैया मुख्य गुलाम होते हैं इसके 4। मुख्य गुलाम कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। कितनी इनकी संख्या है? 4। मेन मेन जो स्लेब हैं इसके, मुख्य मुख्य जो गुलाम हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं?
कौन कौन से हैं? तो बच्चे एक होता है सबसे पहले जिसका नाम है ऐबक। ये वही ऐबक है जिसको इसने दिल्ली का गवर्नर बनाया था, ठीक है ना। ये वही ऐबक है जो दिल्ली का गवर्नर बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा है मेरे भाई, दूसरा है यल्दोज, दूसरा है यल्दोज, दूसरा है यल्दोज। और तीसरा है मेरे भाई कुबाचा, तीसरा है कुबाचा, तीसरा है साथियों कुबाचा। ऐबक, यल्दोज और कुबाचा, ऐबक, यल्दोज, कुबाचा, तीन हो गए। चौथा है मेरे बच्चे बख्तियार खिलजी, तीसरा है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी नाम है इसका, बख्तियार खिलजी, ठीक है। बख्तियार खिलजी इसका नाम है। ये आपके चार मुख्य स्लेब हैं, चार मेन स्लेब हैं, चार मुख्य गुलाम हैं। किसके? मोहम्मद गौरी के, मोहम्मद गौरी के, ठीक। चार मुख्य गुलाम। गुरुजी सेनापति को गुलाम कहा जाता था? नहीं भैया, स्लेब का मतलब स्लेब होता है। वो एक अलग बात है कि अगर किसी राजा को किसी गुलाम से प्यार हो रखा है, प्यार से मतलब वो वाला प्यार नहीं जो आप समझ रहे हैं, प्यार से मतलब कोई राजा अपने गुलाम को अच्छा मानने लगा कि ये ईमानदार व्यक्ति है, मेहनत से काम करता है, उसे बढ़िया मानता है, तो हो सकता है उसे सेनापति बना दे। जैसे कि ऐबक को सेनापति बना रखा था आपके गौरी ने, ऐबक को सेनापति बना रखा था किसने बाबू? गौरी ने, ठीक है। चलिए अब मेरे बच्चे ये चार मुख्य गुलाम हैं, सुनना मेरी बात को, सुनना। ये चार मेन स्लेब आपको यहां पर दिखाई दिए, ठीक है। इनसे मेरे बच्चे ये सबसे फेवरेट था आपके गौरी का, ये गौरी का सबसे फेवरेट था। गौरी सबसे अच्छा इसी को मानता था, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार। और मैंने कहा था अलप्तगीन, याद करो अलप्तगीन, अलप्तगीन का गुलाम था सुबक्तगीन। और मेरे बच्चे अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था सुबक्तगीन के साथ। अलप्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था सुबक्तगीन के साथ, याद है। गौरी तो मुस्लिम था, तो लक्ष्मी जी मूर्ति क्यों? इसका मतलब हिंदू राजा ने बनाया होगा सिक्का। टिंकू जी नहीं, जनता भारत की है, ये भी देखो। अचानक से परिवर्तन करोगे, भारतीय जनता उठा के फेंक देगी आपको। जनता को अपने सपोर्ट में ला करके रूल किया जाता था, ठीक है ना। जनता पर अपना बिल्कुल क्रूरता से चिपक जाओगे, अपनी नीतियों को थोपोगे, जनता मार कुटाई पर उतर आएगी, फेंक देगी आपको भारत से बाहर, इस वजह से, ठीक है। तो मैंने कहा अलप्तगीन ने अपनी बेटी ब्याह दी थी सुबक्तगीन के साथ, यानी कि इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि मेरे बच्चे स्लेव जो होते थे, दास जो होते थे, गुलाम जो होते थे, उनको कहीं ना कहीं मौका मिलता था राजा के दामाद बनने का, ठीक है। और यहां भी कुछ ऐसी घटना है। ये जो ऐबक नाम का व्यक्ति है, ये मेरे बच्चे फेवरेट, सबसे फेवरेट स्लेब था। और साथ में ये क्या भी बन गया था? सन इन लॉ ऑफ गौरी, सन इन लॉ ऑफ गौरी, सन इन लॉ ऑफ गौरी, सन इन लॉ ऑफ गौरी। बोले तो गौरी का दामाद, मोहम्मद गौरी का क्या है भाई? दामाद है। मोहम्मद गौरी का क्या है? ये दामाद। मोहम्मद गौरी का क्या है? ये व्यक्ति दामाद है, दामाद, ठीक। यल्दोज, ये यल्दोज नाम का व्यक्ति जो है, ये मेरे बच्चे ऐबक का, ऐबक की एक दूसरी पत्नी और थी, ऐबक की एक दूसरी पत्नी और थी, उसका नाम हमें देखने को नहीं मिलता है। ये इसकी दूसरी पत्नी का पिता था, ये फादर इन लॉ ऑफ ऐबक था, फादर इन लॉ ऑफ ऐबक, फादर इन लॉ ऑफ ऐबक, ठीक है ना। इसकी बेटी से भी विवाह किया था ऐबक ने। ऐबक का ससुर है ये, ऐबक का ससुर। किसका ससुर है बाबू? ऐबक का ससुर होता है ये व्यक्ति, ठीक है ना, ऐबक का ससुर, ठीक। ये कुबाचा जो है, ये कुबाचा भी ऐबक का रिश्तेदार है। ये है भैया ब्रदर इन लॉ ऑफ ऐबक, ब्रदर इन लॉ ऑफ ऐबक, ब्रदर इन लॉ ऑफ ऐबक। ऐबक का जीजा है बाबू, ऐबक का जीजा, ऐबक का जीजा है ये कुबाचा, ऐबक का जीजा, ठीक है ना। तो
टॉप के जो 4 गुलाम हैं उनमें से खुद एक ऐबक है और 2 ऐबक के रिश्तेदार हैं, 2 ऐबक के रिश्तेदार हैं। किससे कोई रिश्तेदारी नहीं है ऐबक की, किससे कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, खिलजी से कोई रिलेशन नहीं है, खिलजी से कोई रिलेशन नहीं है। और मेरे बच्चे ये खिलजी एक बेहतरीन क्वेश्चन देता है आपको, एक खिलजी एक बेहतरीन क्वेश्चन देता है, ठीक। ये वही खिलजी है बच्चे जिसने आपकी ऐतिहासिक विश्वविद्यालय, हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया था। अगर ये मिल जाए इसकी खोपड़िया में बाबू थप्पड़ ही थप्पड़ बजाना, है ना, थप्पड़ ही थप्पड़। कि नालायक पढ़ा लिखा होता तो पढ़ाई की इज्जत समझता, पढ़ाई की इज्जत। यल्दोज मेरे बच्चे ऐबक की दूसरी पत्नी का पिता है, इसलिए इसे ससुर कह रहे हैं, ठीक है मेरे भाई दिव्यांशी, ठीक। यल्दोज जो है ऐबक की दूसरी पत्नी का पिता है, ठीक। 2 ससुर थे इसके, एक तो गौरी हो गया, एक ऐबक हो गया, वो सॉरी यल्दोज हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई इसने 2 यूनिवर्सिटीज तोड़ी हैं बिहार की। कौन सी यूनिवर्सिटीज तो लिख लेना, बख्तियार खिलजी के लिए खास पॉइंट, ही डेस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार। कहां की थी ये, बिहार की, ऑफ बिहार। इसने बिहार की विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसने बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यही बख्तियार खिलजी है बाबू, यही बख्तियार खिलजी है वो, ठीक है। बिहार की दोनों यूनिवर्सिटीज तोड़ने का क्रेडिट इसी के पास है, बख्तियार खिलजी नाम है इसका, ठीक है। तो ये है ऐबक को मिलाकर के 4 मेन स्लेब। अब मैंने आपसे कहा कि गौरी का कोई पुत्र नहीं है, इस वजह से उसका पूरा का पूरा साम्राज्य का क्या होने वाला है, तो सुनना और समझना। 2 मिनट की कहानी है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे मेरे बच्चे। वो जमाना जो था राजा महाराजाओं का, आप खुद सोच के देखो, राजा किसके साथ बैठता होगा, गरीबों के साथ या पैसे वालों के साथ, किसके साथ बैठा करता होगा राजा, मुझे बस इतना बताइए, मुझे बस इतना बताइए, ठीक है। गौरी के बेटे और पत्नी नहीं थी तो उसकी पुत्री कैसे हुई? मेरे बच्चे मैंने कब कहा पत्नी नहीं थी, मैंने बस ये बोला कि बेटा नहीं था, मैंने ये बोला कि बेटा नहीं था, मैंने ये बोला बेटा नहीं था, ठीक है, क्लियर। मैंने पत्नी की बात की ही नहीं है। मैं आपसे अब क्या कह रहा हूं तो सुन लीजिए। राजा उस समय पर किसके साथ बैठा करता होगा, पैसे वालों के साथ या फिर गरीबों के साथ, पैसे वालों के साथ या गरीबों के, किसके साथ उठता बैठता होगा, किसके साथ वो हर समय अपनी मीटिंग्स करता होगा, अपनी पॉलिसीज बनाता होगा, नीतियां बनाता होगा, तो हमेशा मेरे बच्चे पैसे वालों के साथ। किसके साथ बैठता होगा, पैसे वालों के साथ। और आज भी आप देखोगे तो आज भी सरकारें पैसे वालों के साथ ही मिलकर काम करती हैं, पैसे वालों के साथ ही मिलकर क्या करती हैं, काम। गरीबों के साथ मीटिंग नहीं करती है। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला इनके साथ ही मीटिंग करती हैं कि कैसे मेरे बच्चे देश के लिए नीतियां बनानी है। तो हमेशा से पैसे वालों के साथ ही मीटिंग होती है। और उस समय पर पैसे वाले राजा के डिसीजंस को आगे बढ़ाया करते थे। राजा कोई भी डिसीजन लेने में पैसे वाले लोगों से पूछा करता था, अमीर लोगों से पूछा करता था, रिचेस्ट पर्सन से पूछा करता था, ठीक है। अब मेरी बात सुने, अब आपका राजा नहीं रहा, अब आपका बादशाह नहीं रहा, बादशाह आपके जा चुके हैं, मोहम्मद गौरी मर चुके हैं। तो जो पैसे वाले लोग थे, जो गौरी के साथ में उठते बैठते थे, उनके सामने एक समस्या है, उनके सामने एक समस्या है कि गौरी के साम्राज्य का क्या करें।
गौरी की डायनेस्टी का क्या करें, क्या किया जाए भाई गौरी की डायनेस्टी का, ठीक है, क्या किया जाए गौरी की डायनेस्टी का। ठीक, कुबाचा मेरे बच्चे इसका जीजा मिलता है, बस इसके पिताजी का नाम, इसकी नानी और दादाजी का नाम आप ढूंढना, ठीक है ना। मुझे बस इसका क्या मिलता है, एबक का जीजा है, इतनी बात याद रखने की है। ठीक, एबक से रिलेशन है इसका, तो बता दिया, नहीं होता तो इतना भी नहीं बताता। ठीक, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे शेरों, अमीरों के सामने एक दिक्कत परेशानी थी कि इसके साम्राज्य का क्या किया जाए, इसके साम्राज्य का क्या किया जाए, ये दिक्कत परेशानी यहां पर थी, और इसका सॉल्यूशन सीधा निकाला गया। उन्होंने कहा कि भाई एबक, तुम गौरी के कौन हो, दामाद हो, तुम गौरी के कौन हो, दामाद हो, ठीक है ना, गौरी के क्या हो, दामाद, और मेरे बच्चे दामाद हो, इसीलिए सबसे पहला हक आपका है कि अब आप किसके साम्राज्य को संभालिए, किसके साम्राज्य को संभालिए, किसकी डायनेस्टी पर रूल करिए, बताइए किसकी डायनेस्टी पर, गौरी की डायनेस्टी पर, क्योंकि गौरी का सबसे फेवरेट स्लेब है एबक, सबसे फेवरेट, और मेरे बच्चे साथ में दामाद भी है। तो पैसे वाले लोगों ने ऑफर किसे रखा, ऑफर किसे रखा, एबक को रखा कि एबक आप संभालिए गौरी के साम्राज्य को। लेकिन एबक बेचारा जमीन से जुड़ा आदमी है, जमीन से जुड़ा, एबक खुद गुलाम रहा है, गुलाम स्लेव है, ईमानदारी से काम करता रहा, तब जाकर के कहीं ना कहीं विश्वास जीता मोहम्मद गौरी का, और उन्होंने अपनी बेटी का इससे विवाह किया, सेना में सेनापति का पद दिया। तो इस तरीके से एबक की कहानी आगे बढ़ी। ठीक, एबक बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पूरी की पूरी डायनेस्टी, पूरी की पूरी साम्राज्य का मालिक नहीं बन पाऊंगा, ठीक है, पूरे के पूरे साम्राज्य का मालिक नहीं बन पाऊंगा, मैं अपने साम्राज्य को गौरी के सभी गुलामों में बांट दूंगा, मैं गौरी के साम्राज्य को गौरी के बाकी गुलामों में भी बांट दूंगा। तो मेरे बच्चे, एबक ने गौरी के साम्राज्य को बाकी सभी में भी बांटा है, और किस तरीके से बांटा है तो देखिए, आइए वापस से इन 4 गुलाम को बनाऊंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायनेस्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद गौरीज डायनेस्टी, मोहम्मद गौरीज, मोहम्मद गौरीज डायनेस्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद गौरीज डायनेस्टी, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का बंटवारा, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का बंटवारा, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का बंटवारा। एबक ने कहा कि अगर अकेला मैं ही राजा बन जाऊंगा तो ये बाकी के स्लेब कहेंगे कि एबक ने हमारे साथ बेईमानी की है, कल तक हमारे जैसा था, स्लेब था, आज बताओ राजा बन के बैठ गया है, वो कभी भी मुझे राजा नहीं मानेंगे, वो कभी भी मुझे राजा नहीं मानेंगे। असरार भैया, किसी से रिश्तेदारी निकलवाना जरूरी है? ये मुशर्रफ का रिश्तेदार थे, जो पाकिस्तान के मुशर्रफ हैं उनके रिश्तेदार थे, बताइए क्या दिक्कत है आपको? ठीक, कि जरूरी है कि रिश्तेदारी निकालो अब जबरदस्ती बख्तियार खिलजी की कहीं ना कहीं, बताइए। सर उसके भाई को क्यों नहीं मिला? उसका भाई मेरे बच्चे, उसके भाई तो नल्ला था, नल्ला, अविवाहित, कोई उसे मतलब नहीं, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ दिया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात ना भूली, जूली, ठीक है, जूली। देव प्रसाद जी, क्लियर? इसीलिए नहीं मिला। मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विभाजन, मोहम्मद गौरी के साम्राज्य का विभाजन, और इसका विभाजन हो रहा है मेरे भाई 4 आपके गुलामों में, वही 4 गुलाम, वही 4 गुलाम, वही 4 स्लेब, वही 4 स्लेब हैं, वही 4 गुलाम हैं। ठीक, 4 गुलामों के बीच इसका विभाजन हो रहा है, 4 गुलामों के बीच इसका विभाजन हो रहा है। और किसको कौन सा क्षेत्र मिलता है तो देखिए, किसको कौन सा क्षेत्र मिलता है देखिए। सबसे पहला है एबक, एबक, एबक को कौन सा क्षेत्र मिला भैया? तो एबक को मिलता है लाहौर और दिल्ली,
लाहौर और दिल्ली, लाहौर और साथ में क्या मिला, दिल्ली। ठीक, लाहौर और दिल्ली किसे मिला, ऐबक को मिला। लाहौर और दिल्ली किसे मिल गया, ऐबक को। तभी तो बनेगी दिल्ली सल्तनत, तभी तो बनेगी दिल्ली सल्तनत। राहुल जी, छत्रपति शिवाराज महाराज कब आएंगे, इन्हें बताओ। अभी महाराज चाहिए इनको, शिवाजी महाराज है। आ जाएगा आपका शिवाजी महाराज, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक, कल ही आ जाएंगे। ठीक है, अब भैया चुपचाप होकर के बैठ जा भैया। राहुल तेरे हाथ पैर जोड़ूं, क्या करूं। ठीक है, अपनी मम्मी से कहियो अभी कि अभी मम्मी ने दाल रखी होगी कुकर में, और कुकर में से हाथ डाल के सीधे निकाल करके दाल मुंह में डाल लियो, कहियो मम्मी मैंने खाना खा लिया। या दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कराने जा रहा हूं, तो ये शिवाजी महाराज चाहिए। अभी मुगलों के समय के हैं शिवाजी महाराज, औरंगजेब के समय के। शर्म कर, थोड़ी शर्म, शर्म कर, सब्र कर, सब हो जाएगा। ठीक है, सब्र कर। लाहौर दिल्ली किसको मिल गया भैया, ऐबक को मिल गया। फिर आता है मेरे शेर दूसरा नंबर, यलदोज को क्या मिला, यलदोज को क्या मिला, यलदोज को क्या मिलता है भैया, तो यलदोज को मिलता है आपका गजनी। यलदोज को कौन सा क्षेत्र मिलेगा, आपका पूरा का पूरा गजनी वाला क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, गजनी वाला क्षेत्र, गजनी। यलदोज को कौन सा क्षेत्र मिला, गजनी वाला क्षेत्र मिला, गजनी। यलदोज को कौन सा क्षेत्र मिल गया बाबू, गजनी वाला क्षेत्र मिल गया। यलदोज के बाद कौन थे, कुवाचा। यलदोज के बाद थे बच्चे कुवाचा। कुवाचा को कौन सा क्षेत्र मिला, कुवाचा को कौन सा क्षेत्र मिला, तो कुवाचा को मिलता है आपका पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध। कुवाचा को कौन सा क्षेत्र मिलता है, पंजाब और सिंध मिलता है, पंजाब और सिंध। और एक व्यक्ति और बचा जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को क्या मिला बाबू, बख्तियार खिलजी को क्या मिला, बख्तियार खिलजी को क्या मिला, तो बख्तियार खिलजी को मिलता है बंगाल और बिहार। तभी तो इसने बिहार की यूनिवर्सिटी तोड़ दी, जरूर इसकी नियुक्ति वहां पर हुई। बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार। ठीक है साथीगण, बंगाल और बिहार किसको मिल गया, आपके बख्तियार खिलजी को मिल गया, बख्तियार खिलजी को। बंगाल और बिहार किसको मिल गया बाबू, बख्तियार खिलजी को। ये लीजिए, हो गया बंटवारा, ये हो गया बंटवारा। ठीक है, ये हो गया बंटवारा। ठीक, नेहा गुप्ता जी, गजनी आपके घर की राजधानी थी, आपके घर की राजधानी। जब इतना भी नहीं याद हो रहा है तो बेकार ही पढ़ रहे हो बेटा आप। घर वालों से कहिए कि मैं गलत लाइन में आ गई हूं, क्योंकि गजनी इतनी बार आ चुका है तब भी गजनी पूछा जा रहा है। गजनवी की राजधानी गजनी। फिर गौरी ने भी बोला था मैंने किसको राजधानी बनाया, गजनी को। और फिर भी अगर पल्ले नहीं पड़ रहा है गुप्ता जी तो गलत लाइन में है, फिर आप गलत लाइन में। ठीक, चलिए अब मेरे बच्चे, हमें तो ऐबक पर बात करनी है, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। तो बना लीजिए दिल्ली सल्तनत, क्योंकि दिल्ली आ चुका है ऐबक के पास, तो भैया यहां आएगा, अब बनेगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की होगी शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की होगी शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की होगी बाबू शुरुआत। किसकी शुरुआत होगी, दिल्ली सल्तनत की। और साथी गण, ये जो दिल्ली सल्तनत है 1206, जैसे ही गौरी मरा उसी के बाद बंटवारा हुआ और ये स्टार्ट हो गई। 1206 से लेकर के जब तक बाबर नहीं आ जाता, बाबर नहीं आ जाता, बोले तो मुगल नहीं आ जाते, 1526 तक यही दिल्ली सल्तनत चलनी है, यही दिल्ली सल्तनत चलनी है। कितने साल तक चलनी है, कितने साल तक चलनी है, 320 साल तक चलनी है। 320 साल हैं, घटा करके देख लेना कितने साल हैं, 320 साल हैं। जी अभय जी, जी अभय जी। ठीक है, हाँ जी सचिन भाई।
ठीक, चलिए आज का नाम पता नहीं गजनी का क्या है, आज का नाम पता नहीं अफगानिस्तान में बाबू। अब बात आती है कि 320 साल का ये समय है, इसमें कितने वंशों ने शासन किया, तो मैं ये पहले भी बता चुका हूं, जल्दी से फटाफट से बताएंगे सारे शेर। इन 320 सालों में कितने वंश, कितनी डायनेस्टी यहां पर आई, कितनी डायनेस्टी यहां पर आई, कितने वंश आए, तो गुरुदेव 5 वंश आए थे। कितने वंश आए थे, 5 वंश आए थे। ठीक है, 5 वंश आए थे। कौन कौन से आए थे, तो आपको याद होना चाहिए इनका क्रम। 5 वंश कौन कौन से आए, एक होता है स्लेव, स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, बोले तो गुलाम वंश। सबसे पहला पहला होगा गुलाम वंश, क्योंकि मोहम्मद गौरी के गुलामों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, मोहम्मद गौरी के गुलामों ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, इसी वजह से इसे क्या कहा जा रहा है, गुलाम वंश कहा जा रहा है। मोहम्मद गौरी के गुलाम बोले तो, मोहम्मद गौरी के गुलाम बोले तो ऐबक ने इसकी शुरुआत की, इसीलिए इसे गुलाम वंश कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुलाम थे। ठीक है सर जी, एंड का सिंबल बनाते हैं, ऐसे करके मैं एंड बना देता हूं, ये एंड का सिंबल, इसे आप 4 मत समझ लेना, इसे आप 4 मत समझ लेना, ऐसे करके ऐसे कर देता हूं बस उल्टा एस, ये एंड का सिंबल है। ठीक, दूसरा कौन सा होता है मेरे बच्चे, तो दूसरा होता है, आपको पता है गुलाम के बाद आएगा, जिसे आप कहते हो गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी आएगी, खिलजी डायनेस्टी आएगी, खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश। ठीक है बाबू, खिलजी वंश आएगा। कब से कब तक होगा, 1290 से लेकर 1320 तक होगा, 1290 से लेकर 1320। तीसरा आएगा बाबू मेरे तुगलक वंश, तीसरा आएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। ठीक है, 1320 में आएंगे, कब तक रहेंगे बच्चे मेरे, 1414 तक, 1414 तक। ठीक, तुगलक के बाद चौथी डायनेस्टी आती है आपकी सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद वंश आता है, और सैयद वंश शुरू होगा 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक, अब तो याद हो गया होगा इनका सीक्वेंस, इनके टाइम ईयर। पांचवा होता है मेरे बच्चे लोदी, लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश। कब से कब तक होता है, 1451 में आएगा, और कब तक रहेगा, 1526, जब तक मुगल नहीं आ जाते, जब तक मुगल नहीं आ जाते। ठीक, तो सीक्वेंस क्या है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, स्लेब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। क्लियर। चलिए बात आती है कि सबसे छोटा कार्यकाल, ये भी आपको बता रखा है मेरे बच्चे, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, देख लो। इनका लगभग कितने साल है, 84। इनका लगभग कितने साल, 84। इनका लगभग कितने साल है, 30 साल, 30 साल। इनका लगभग कितने साल है, 80 और 14 94 साल। इनका कितने साल है बच्चे, लगभग 37 साल। इनका लगभग कितने साल है, 49 और 20 69 और 6 75 साल, 75 साल। तो सबसे लंबा शासन किसका है, तुगलकों का। सबसे छोटा किसका है, खिलजियों का। तो लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है भैया, लॉन्गेस्ट टेन्योर, लॉन्गेस्ट टेन्योर, सबसे लंबा कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल किस वंश का होता है, सर्वाधिक कार्यकाल किस वंश का होता है, सर्वाधिक कार्यकाल हो गया मेरे शेरों तुगलक वंश का, तुगलक डायनेस्टी का। ठीक है ना, तुगलक डायनेस्टी का कार्यकाल है, देख लीजिए सबसे लंबा। सबसे छोटा किसका हो गया, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टेन्योर किसका हो गया, स्मॉलेस्ट टेन्योर, सबसे छोटा कार्यकाल। सबसे कम कार्यकाल किसका हुआ, तो सबसे कम कार्यकाल देख लीजिए लगभग 30 साल है खिलजियों का। किसका है बाबू, खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश का। किसका होता है, खिलजी वंश का होता है। अगर इनके संस्थापक पूछे, अगर शेरों इनके संस्थापक पूछे, तो नाम याद रखना, नाम याद रखना।
दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश है उसका संस्थापक होता है मेरे बच्चे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। टेंशन ना लो, पूरा नाम पढ़ोगे, अभी ऐबक लिख लेना। संस्थापक कौन है? ऐबक है। खिलजी वंश के जो संस्थापक आएंगे वो आएंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक होंगे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक होंगे गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक होंगे खिज्र खां या खिज्र खां। खिज्र खां इनका नाम होता है, खिज्र खान। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हूं, इनका नाम देख लेना, खिज्र खान। और पांचवा वंश है आपका लोदी, इसके संस्थापक होते हैं बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल, बहलोल लोदी इनका नाम है। बहलोल लोदी इनका नाम है। ठीक है भाई, ये पांचों के पांचों आपके सामने हैं। ठीक है, पांचों के पांचों। एक बार और लिखवा दिया कुंदन जी, जो उस क्लास में ना भी रहा हो उसे भी याद हो जाए। यानी आपसे पूछे, क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, आप क्या आंसर करोगे? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी डायनेस्टी। अरे यार हिंदी में लिखिए, बताइए। ऐबक को हिंदी में ऐबक ही तो बोलेंगे भाई, ऐबक को हिंदी में ऐबक ही तो बोलेंगे। आपका नाम क्या है पहले तो नाम बताएं। कुंदन सिंह, अपना नाम इंग्लिश में बताइएगा मुझे, आपसे ही कह रहा हूं, अपना नाम इंग्लिश में बताइएगा। ठीक है, अपना नाम इंग्लिश में बताइएगा, अपना नाम इंग्लिश में बताइएगा जरूर। जलालुद्दीन खिलजी। ये हो गया गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। ये हो गया आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। कुंदन जी आपसे पूछा था मैंने, इंग्लिश में नाम बताना है आपने अपना, इंग्लिश में नाम, इंग्लिश में नाम बताना है भैया। ठीक है, इंग्लिश में नाम। अब नहीं बताएंगे इंग्लिश में नाम अपना, ठीक है, अब नहीं बताएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो आपका डायनेस्टी है वो है स्लेव, और लास्ट होता है मेरे बच्चे लोदी डायनेस्टी। लास्ट होता है लोदी डायनेस्टी। उनके संस्थापक आपके सामने हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बताइए मुझे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक। विनीता गुप्ता जी, विंटर वेकेशन, वाह, घर में बैठ के क्लास लेते हो, उसमें भी विंटर वेकेशन चाहिए आपको। ठीक है, बताएंगे, बताइए। चलिए कोई बात नहीं कुंदन भाई, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बताइए। आपके सामने सारा डेटा लिखा है और फिर भी क्वेश्चन आया कि इन वंशों का नाम नहीं दिया, उसने बस इतना पूछा कि इस्टाब्लिशर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होगा? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन होगा? दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश कह रहे हैं। अरे मेरे लाल, इल्तुतमिश तो यहां बोर्ड पे भी नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, अब तो बोल दो भाई। दिल्ली सल्तनत में जो पहला डायनेस्टी आता है, जो पहला वंश आता है, वही कौन सा है? गुलाम वंश। और उसमें जो पहला राजा होगा कहीं ना कहीं वही तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक होगा। बताइए गलत कह रहा हूं क्या? बताइए गलत कह रहा हूं क्या? दिल्ली सल्तनत में जो पहला शासक होगा, जो पहला रूलर होगा, जहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, शुरुआत 1206 से हो रही है। किस वंश के साथ हो रही है? स्लेव डायनेस्टी के साथ हो रही है, गुलाम वंश के साथ हो रही है।
तो जो गुलाम वंश की स्थापना करेगा वही तो दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल मेरे शेरों। तो कौन हो गया दिल्ली सल्तनत का संस्थापक? कभी आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, इस्टाब्लिशर कौन है, इस्टाब्लिशर कौन है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है साथियों? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो संस्थापक होता है मेरे भाई ऐबक। कौन होता है? ऐबक होता है। कौन होता है? ऐबक होता है। ठीक है, कौन होता है? ऐबक होता है। तो यहां तक की बात याद रखना, हमें पढ़नी नहीं है आज से दिल्ली सल्तनत, क्योंकि जितना भी मैंने आपको कराया है इस फॉरेन इन्वेड वाले टॉपिक में, ये सारे के सारे का सिस्टम का हम मोक लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे मंडे को। ठीक, मंडे को प्रैक्टिस कराऊंगा जितना भी अभी तक कराया है। ठीक है पलैया जी, जितना भी अभी तक कराया है इस सब का प्रैक्टिस, इस सब का मोक लगाएंगे। शुरुआत हुई थी हमारी विदेशी आक्रमणों के साथ। अरेबियन अटैक देखे थे, टर्किश अटैक देखे थे, अलप्तगीन सुबक्तगीन, सुबक्तगीन से गजनबी पर आए, गजनबी से गौरी पर पहुंचे, गौरी से मेरे बच्चे ऐबक को लेकर के शुरुआत कराएंगे दिल्ली सल्तनत की। लेकिन दिल्ली सल्तनत शुरू होगी मेरे बच्चे यहां तक की प्रैक्टिस के बाद। तो बाबा की वाणी, बाबा के प्रवचन यहां तक क्लियर। 331 साल तो भैया मुगलों का होगा। 1526 में मुगल आएंगे, 1857 तक रहेंगे। ठीक है, असरार जी बोलिए। बोलिए। बाबा की वाणी, बाबा की प्रवचन आपको यहां तक क्लियर है? क्योंकि दिल्ली सल्तनत अब एक प्रैक्टिस के बाद शुरू होगी। यहां तक कि हम प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज। मैंने बोला था मेरे पढ़ाने का तरीका होगा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे इसकी, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। कुलदीप कह रहे हैं वंश क्या होता है? वंश मतलब एक ही जेनेटिक्स से उत्पन्न हुए, एक ही अनुवांशिकता से बने, माता पिता का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये वंश होता है। ठीक है ना, वंश। ये मत समझ लेना वंश सन ऑफ कंस, कहीं ऐसा समझ लें आप कि सर वंश सन ऑफ कंस, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो भाई यहां से आगे की बात, जीतू वर्मा जी राम राम, बिल्कुल हो जाएगा राहुल जी। तो यहां से आगे की बात है मेरे बच्चे, मंडे को पढ़ के आना। बीच में एक दिन पढ़ रहा है कल आपके लिए संडे, कल आपके लिए एक दिन पढ़ रहा है बीच में संडे। यहां तक बिल्कुल एकदम चाट चूट के आना, घोल के पी जाना गुट्टी वुट्टी। 2-3 बार रिवीजन देना, 2-3 बार रिवीजन। ठीक, 2-3 बार रिवीजन दोगे मेरे बच्चे, ये चीज अपने आप सेट हो जाएगी। और मुलाकात करेंगे मंडे को, मुलाकात करेंगे मंडे को। जी भाई सचिन भाई 2 बार। ठीक है, मुलाकात करेंगे मंडे को और उसी दिन लगाएंगे इसकी प्रैक्टिस। और उसके बाद ट्यूसडे से शुरू होगी दिल्ली सल्तनत ऐबक के साथ। ठीक है, वहां से मेरे बच्चे आपका फैक्चुअल डेटा चालू हो जाता है। जो आपके इंपोर्टेंट राजा आएंगे, इंपोर्टेंट रूलर आएंगे, उनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो कहानी आपको मिलती चली जाएगी। हाँ, पीढ़ी कह सकते हो वंश को, पीढ़ी कह सकते हो वंश को, क्योंकि कई पीढ़ियां वंश को, एक वंश में कई पीढ़ियां हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां तक की चीजें क्लियर। चलिए, तो बाबा से मुलाकात होगी आपकी परसों, सभी भक्तों का इंतजार रहेगा। ठीक, सबको प्रसाद मिलता रहेगा बारी बारी से। ठीक है, चलिए, तो सभी को नमस्कार, सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।